सोचिए, एक केस है आपके सामने, एक ऐसी गुत्थी जिसे सुलझाना है, पर वो आज की नहीं, पूरे 2500 साल पुरानी है। कोई गवाह नहीं, कोई चश्मदीद नहीं, और ज्यादातर सबूत जमीन में कहीं दबे पड़े हैं। तो फिर इतिहासकार यानी अतीत के ये जासूस प्राचीन भारत की बिखरी हुई कहानी को एक साथ जोड़ते कैसे हैं? आज हम इन्हीं सुरागों और तरीकों की पड़ताल करने वाले हैं। सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, पर इसका जवाब उतना ही पेचीदा है। हजारों साल पुरानी किसी पहेली को आखिर कोई सुलझाए तो सुलझाए कैसे? ये बिल्कुल एक ऐसी जिग्जॉ पजल को सॉल्व करने जैसा है जिसके ज्यादातर टुकड़े या तो खो चुके हैं या फिर वक्त के साथ धुंधले पड़ गए हैं। पर फिक्र नहीं, इतिहासकारों के पास अपने कुछ खास तरीके होते हैं। तो भाई, किसी भी जासूसी की शुरुआत कहाँ से होती है? सबूतों से। और ये जो फ्लो चार्ट आप देख रहे हैं, ये हमारा रोड मैप है। इतिहासकारों के सुराग मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। एक है साहित्यिक, यानी वो सारी चीजें जो लिखी गई हैं, और दूसरे हैं पुरातात्विक, यानी वो भौतिक चीजें जो खुदाई में मिलती हैं। तो चलिए एक एक करके इन दोनों की दुनिया में गोता लगाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिखित सुरागों की। इन्हें ऐसा समझिए जैसे ये अतीत से आती हुई आवाजें हों। ये वो कहानियां, वो कानून और वो विचार हैं जिन्हें हजारों साल पहले के लोगों ने हमारे लिए लिखकर छोड़ दिया था। अच्छा, इन लिखी हुई आवाजों में भी ना दो अलग अलग नजरिए मिलते हैं। एक तो हैं स्वदेशी स्रोत, मतलब जो यहीं के लोगों ने लिखे। ये हमें उस दौर की अंदर की कहानी बताते हैं। और फिर हैं विदेशी स्रोत, जो बाहर से आए यात्रियों, व्यापारियों और राजदूतों ने लिखे। ये हमें एक बाहरी नजरिया देते हैं जो कई बार बड़ा दिलचस्प होता है। अब स्वदेशी स्रोतों की बात करें तो समझिए कि हमारे पास ब्राह्मणवादी साहित्य की एक पूरी की पूरी लाइब्रेरी है। वेदों से हमें आर्यों के समाज और धर्म की झलक मिलती है। उपनिषद हमें उनकी गहरी फिलॉसफी में ले जाते हैं। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य तो उस युग के समाज का, लोगों के रहन सहन का एक जीता जागता आईना है। और पुराणों में तो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ऐतिहासिक कहानियों का एक व्यवस्थित रिकॉर्ड मिलता है। लेकिन रुकिए, कहानी बस यहीं तक नहीं है। बौद्ध और जैन साहित्य भी उस दौर की राजनीतिक और सामाजिक हलचल पर कमाल की रोशनी डालते हैं। इनके साथ साथ धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ भी हैं, जैसे कानून की किताबें, ग्रामर, नाटक। ये सब मिलकर हमें बताते हैं कि उस समय का समाज असल में काम कैसे करता था, उसके नियम कायदे क्या थे। इसका एक जबरदस्त उदाहरण है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि मौर्य साम्राज्य का समझिए एक तरह से यूजर मैनुअल है। इसमें राजनीति, अर्थव्यवस्था, शासन चलाने के तरीके, यहां तक कि जासूसी पर भी इतनी डिटेल जानकारी है जो शायद 100 और किताबों से भी ना मिले। अब जरा नजर डालते हैं बाहर से आई आवाजों पर। यूनान से एक राजदूत आए थे, मेगस्थनीज। उन्होंने मौर्य दरबार में जो कुछ भी देखा उसे अपनी किताब इंडिका में लिख दिया। अफसोस, पूरी किताब तो समय की गर्द में खो गई, पर इसके जो बिखरे हुए टुकड़े मिले ना, वो आज भी हमें मौर्यकालीन भारत की वो कहानियां सुनाते हैं जो शायद हमेशा के लिए दफन हो जाती। इसी तरह चीन से भी कुछ बौद्ध यात्री ज्ञान की खोज में भारत आए, जैसे फाहियान और हुएन तेंसांग। उन्होंने यहाँ सिर्फ धर्म की पढ़ाई नहीं की, बल्कि उस समय के समाज, लोगों के रहन सहन और उनकी आस्थाओं का भी बहुत बारीक ब्यौरा छोड़ा। उनके लिखे हुए यात्रा वृत्तांत आज हमारे लिए एक अनमोल खजाना है। तो चलिए अब शब्दों और किताबों की दुनिया से बाहर निकलते हैं और उन सुरागों की तरफ बढ़ते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये वो ठोस सबूत हैं जो पत्थर और धातु पर अपनी कहानी हमेशा के लिए छोड़ गए हैं। पुरातत्व की दुनिया में मोटे तौर पर 3 तरह के सुराग मिलते हैं। पहला, शिलालेख, यानी पत्थरों पर खोदे गए संदेश। दूसरा, सिक्के, जो उस दौर की अर्थव्यवस्था और ताकत की पहचान है। और तीसरा, स्मारक, जो हमें उस समय की कला, वास्तुकला और धार्मिक विश्वास की दास्तान सुनाते हैं। शिलालेखों की कहानी तो किसी जासूसी नॉवल से कम नहीं है। जरा सोचिए, पूरे देश में जगह जगह पत्थर के खंभों और चट्टानों पर एक रहस्यमयी भाषा में कुछ लिखा है जिसे सदियों से कोई पढ़ नहीं पा रहा। वो पत्थर खामोश खड़े हैं। और फिर 1837 में जेम्स प्रिंसेप नाम के एक अंग्रेज अधिकारी ने इस कोड को, यानी ब्राह्मी लिपि को क्रैक कर दिया। और अचानक जैसे जादू हो गया। इतिहास के पन्नों से गायब हो चुका एक महान सम्राट अशोक अपने शिलालेखों के जरिए हमसे दोबारा बात करने लगा। और जैसे ही ये कोड टूटा, इतिहास की पूरी तस्वीर ही बदल गई। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति उनकी जीतों का बखान करती है।
रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख संस्कृत का पहला बड़ा शिलालेख माना जाता है। अशोक का रुम्मिनदेई स्तंभ तो एक सरकारी रिकॉर्ड जैसा है, यानी हर शिलालेख एक शासक, एक समय और एक घटना का पक्का सबूत है। अब आते हैं सिक्कों पर। इन्हें आप छोटे छोटे टाइम कैप्सूल समझ सकते हैं। एक नन्हा सा सिक्का अपने अंदर राजा का नाम, उसके साम्राज्य की सीमाएं, दूसरे देशों से व्यापारिक रिश्ते और यहां तक कि उस दौर की कला और धर्म की कहानी भी समेटे होता है। और सिक्कों का ये सफर भी बड़ा दिलचस्प है। शुरू के सिक्कों पर सिर्फ कुछ निशान या चिन्ह होते थे, कोई नाम नहीं। फिर कुषाणों और गुप्तों के समय में सिक्कों पर राजाओं और देवी देवताओं के खूबसूरत चित्र बनने लगे। कुषाण वो पहले शासक थे जिन्होंने बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के चलाए, और गुप्त काल में तो इतने सोने के सिक्के ढाले गए कि ये उस दौर की जबरदस्त खुशहाली का सबसे बड़ा सबूत बन गया। और आखिर में आते हैं स्मारक, बड़े बड़े मंदिर, शानदार स्तूप और शांत विहार। ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं हैं, बल्कि अपने समय की तकनीक, कला और आस्था के जीते जागते सबूत हैं। ये खामोश दिखने वाले पत्थर असल में उस समाज की भव्यता और उसकी आत्मा की कहानी सुनाते हैं। तो ठीक है, हमारे पास लिखित सुराग आ गए, जमीन से निकले भौतिक सबूत भी मिल गए, सारे सुराग टेबल पर बिखरे पड़े हैं। पर असली जासूसी तो अब शुरू होती है। एक इतिहासकार इन सारे बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर अतीत की एक मुकम्मल तस्वीर बनाता कैसे है? यहीं पर इतिहासकार एक असली डिटेक्टिव बन जाता है। वो किसी एक सबूत पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करता। वो किताबों में लिखी बातों का मिलान जमीन से मिले सिक्कों से करता है, शिलालेखों से करता है। इसे कहते हैं क्रॉस वेरिफिकेशन। जब अलग अलग तरह के स्रोत एक ही कहानी की तरफ इशारा करने लगते हैं, तब जाकर इतिहास की एक भरोसेमंद तस्वीर उभरकर सामने आती है। और जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या है? कि खुद प्राचीन भारत का इतिहास लिखने का भी अपना एक इतिहास है। इसकी एक तरह से औपचारिक शुरुआत 18वीं सदी में सर विलियम जोन्स जैसे विद्वानों ने की। फिर जेम्स प्रिंसेप की खोज एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। बाद में विंसेंट स्मिथ जैसे इतिहासकारों ने पहली बार एक व्यवस्थित इतिहास लिखा। और समय के साथ डी कोसाम्बी जैसे विचारकों ने इतिहास को सिर्फ राजा महाराजाओं की कहानियों से निकालकर आम लोगों के जीवन तक पहुंचाया। तो आखिर में एक सवाल, जब एक इतिहासकार के सामने इतने सारे अलग अलग सुराग बिखरे हों, तो वो किस धागे को पकड़कर कहानी बुनता है? मतलब क्या इतिहास सिर्फ वो है जो सच में हुआ था, या फिर ये वो कहानी भी है जिसे लिखने वाला हमें सुनाना चाहता है? सोचिएगा जरूर।